हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपीएससी असिस्टेंट टीचर में मैथ्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे, सेट 4। इसमें सेट 3 में 51 से लेकर 75 तक 76 तक क्वेश्चंस थे और अब हम लोग इस सेट में करेंगे 77 से लेकर 100 तक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 77 में डेटा संग्रहण का सबसे छोटा मान 11 है और रेंज 47 है। डेटा के संग्रहण का सबसे बड़ा मान कितना होगा? देखिए इसमें इन्होंने क्या दिया है, सबसे छोटा मान मतलब कि मिनिमम वैल्यू दे रखी है 11 और रेंज जो दी है यानी कि जिसे हम परास कहते हैं हिंदी में, उसे 47 दे रखी है और उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा मान कितना होगा। तो हमारी जो रेंज होती है यानी कि जो परास होती है, इसका फॉर्मूला होता है सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू यानी कि मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम हमें निकालनी है सबसे बड़ा मान, तो यहाँ पर बाकी जगह हमने चीज़ें पुट कर दी और उसको निकाल लिया 58। आंसर डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि आंकड़ों के एक समूह के माध्य और मानक विचलन गुणांक क्रमशः 10 और 5 हैं तो आंकड़ों के समूह का मानक विचलन क्या होगा? देखिए माध्य कहते हैं मोड को और मानक विचलन गुणांक कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और निकालना क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मोड। ठीक है, तो मोड दिया हुआ है और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे आराम से। तो ये आ जाता है 50। ठीक है, ये डायरेक्टली फॉर्मूलाज पे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए ये एक स्टैटिस्टिक्स के इन्होंने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस लिए हैं। अब एक ये है, इसमें क्या निकालना है? माध्य का यानी कि क्या? मीडियन। मीडियन निकालना है। अब मीडियन जब भी निकालने की बात आती है हम क्या करते हैं? हम उसमें काउंट करते हैं कितनी डिजिट्स दी हुई हैं, ऑड हैं या इवन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 है यानी कि ऑड है, तो इसमें हमारी मीडियन अब बीच वाली निकल आएगी। देखिए पेयरिंग हो गई 5 1 12 4 6 12 और 8 5 5 7, क्या बचा बीच में? 6 बचा। यही हमारा क्या हो जाता है? मीडियन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब अगर यहाँ पर इवन नंबर हो, इवन हो तो बीच में कुछ बचेगा नहीं, वो भी पेयरिंग हो जाएगी, है ना। तब क्या करेंगे ये अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो दिया है इसमें इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इवन नंबर है यानी कि सम जिसे कहते हैं। तो इसमें पेयरिंग 17 5 हो गई, 13 8 हो गई, 10 9 हो गया, 16 18 हो गया और 4 9, पूरी पेयरिंग हो जाएगी क्योंकि क्या? इवन नंबर्स हैं। अब जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं यानी कि घटते हुए सीक्वेंस में से लिखते हैं। तो सबसे बड़ी हमने देखी 18 है, फिर हमारी आती है 17, फिर आती है 16, फिर आती है 13, तो ऐसे करके सबसे छोटी हमारी 4 है, तो ये सबसे लास्ट में जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब क्या किया हमने? यहाँ से पेयर बनाना शुरू किया, तो इधर ये 2 पेयर बने, ये 2 इधर पेयर बने, बीच में 10 और 9 जो है वो बच रहा है, बीच वाला पेयर बच रहा है 10 और 9, क्योंकि इवन है तो पेयर तो बनेगा ही, तो 10 और 9 बीच में आ रहे हैं। अब क्या करेंगे? इन दोनों का सम प्लस बाई 2 कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का सम बाई 2 कर देंगे, 10 + 9 डिवाइडेड बाई 2, तो वही हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तब हम मीडियन ऐसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे ऑड नंबर होता तो जो सेंटर में बचती है जो डिजिट, वही हमारी क्या हो जाती है? मीडियन हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है? 9.5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट और सुनिए, बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि मैम इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखिए ये हम अपनी तरफ से क्वेश्चंस नहीं यहाँ पे दे रहे हैं, ये घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट है जो कि उसने अपना खुद ही मॉडल पेपर बनाया है। ठीक है, तो ये नहीं इससे ये भी नहीं ये प्रूव होता है कि इतने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखिए जब 100 क्वेश्चन रहेंगे तो उसमें कुछ इजी भी रहेंगे, कुछ टफ रहेंगे, तो हर तरह की प्रिपरेशन होनी चाहिए। टफ की बात है तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, यूपी टेट का जूनियर पेपर उठाइए, उसमें देखिए नंबर सिस्टम के कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, CISI के, प्रॉफिट लॉस, जो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनके क्वेश्चन देखिए कितने अच्छे लेवल के दिए हैं। यानी कि इसमें इन्होंने सारे ही क्वेश्चन ईजी दे रखे हैं, कुछ ट्रिकी हैं, ट्रिकी टाइप जैसे रेलवे में आते हैं एग्जाम में कि आता है पर हम वहाँ पे कर नहीं पाते हैं और कम से कम टाइम में कर पाएँ, ऐसे क्वेश्चन। तो जो छोटे क्वेश्चन होते हैं तो वो इजी ही नहीं होते हैं हमेशा, बस उसमें ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे हमें बिल्कुल टाइम नहीं देना है,
ये चीज़ फोकस करनी होती है, और अगर वहाँ पे टाइम दे दिया तो आगे हम चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने नहीं बना है, ये प्रेडिक्शन है घटना चक्र वालों का, तो वहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम दे रखा है और महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ दे रखा है, उन संख्याओं में से एक संख्या 104 है तो दूसरी निकालें। एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला हमें पता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। यहाँ पे ए बी क्या है, कोई भी दो नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसमें एक नंबर की वैल्यू दे रखी है 104 और सेकंड नंबर की पूछी है, तो हम जो जितनी सारी चीज़ें दे रखी है हमने पुट कर दी, और ये 13 से जा रहा है 104 8 टाइम्स जा रहा है। बी की वैल्यू निकाल ली हमने 143, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं ए बी का महत्तम समावर्तक HCF 128 है और ए बी का लघुत्तम समावर्तक LCM 256 है, तो ए क्रॉस बी का मान क्या होगा। अब देखिए कहने को ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन अगर आपको 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना शॉर्ट में नहीं आता है तो वहाँ पर आप आराम से मल्टीप्लिकेशन करते 5 मिनट तक रह जाएंगे। तो ये क्या टफ ही तो हो गया क्वेश्चन, तो ये चीज़ है। देखिए अब देखिए, क्योंकि इसमें क्या है और कोई इसका चांस नहीं है, क्योंकि इन्होंने नंबर्स ऐसे रखे हैं कि इन्होंने डिजिट का खेल भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आएगा 8 और इन्होंने 8 देखिए कितना में दे रखा है, और यहाँ पर 6 भी दे रखा है, तो अगर आप मान लीजिए 2 डिजिट का भी करके देखें तब भी आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 8 6 8, तब भी आपको पूरा निकालना पड़ेगा। तो पूरा प्रोडक्ट करने के लिए आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि शॉर्ट में कैसे करते हैं। अब देखिए इसमें ए क्रॉस बी की वैल्यू पूछी है, एचसीएफ एलसीएम की वैल्यू दे रखी है। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ये आंसर आ गया, यानी कि 32768, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब हम ये बताएंगे कि जिन बच्चों को ये नहीं आता है करना कि इसको शॉर्ट में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उन्हें वो ध्यान से सुनिए। देखिए जब भी 3 डिजिट्स का होता है तो इसको ऐसे ऊपर नीचे लिख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 48, 8 लिखा और 4 क्या हो गया, कैरी हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को, अभी हमने इस वाली लाइन को लिया, फिर हम इन दोनों को लेंगे, ये देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों को हमने लिया, इसको 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 2 6 12 और 8 5 40, 12 को ऐड कर देंगे, और जो पहले वाले स्टेप से जो कैरी आया था 4 उसको भी ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बन रहा है, यहाँ पर 6 बन रहा है। ठीक है, फिर साथ में कुछ और कैरी आया होगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, वो जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझा जाएगा कि यहाँ पे क्या 56 बन रहा था, क्या बन रहा था। तो यहाँ पर 56 मान लीजिए जैसे बन रहा है, तो उसका 6 लिखा और 5 कैरी हो गया। फिर से अब क्या करेंगे, अब तीनों को लेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप में इसको लिया, ठीक है, सिर्फ इसको, सेकेंड स्टेप में इन दोनों को लिया, फिर थर्ड स्टेप में पूरा लेंगे, ये वाला हमारा क्या हो गया, थर्ड स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप था। ठीक है, इसको चाहिएगा तो नोट कर लेगा, ये फर्स्ट स्टेप था। थर्ड स्टेप में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आमने सामने नहीं करेंगे बल्कि क्रॉस में करेंगे, जो सबसे इधर है उसका सबसे उधर में, यानी कि 1 6 का, 2 5 का ऊपर नीचे, और 8 2 का, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके तीनों से जो आएगा उसको आपस में ऐड कर लेंगे, और फिर वही जो कैरी आया था उसको ऐड कर लेंगे, वो यहाँ पे लिख देंगे, ये उसका लिख दिया 7 और फिर कुछ कैरी आ गया। अब हमें याद नहीं यहाँ पे क्या कैरी आया था। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट अगर हम उसमें टेबल्स में लग जाएंगे तो टाइम लगेगा ऐड करने में। अब क्या करेंगे, तीनों का हो गया, अब हम चलेंगे इन दोनों में, इन दोनों में चलेंगे, तो 1 5 और 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके, और जो कैरी आया था पहले वाले स्टेप से उसको ऐड करके यहाँ पे लिख लेंगे, तो हमने ये लिख लिया, 2 लिख लिया। अब यहाँ से कुछ और भी कैरी बचा होगा उसको हमने यहाँ पर अलग से लिख लिया, फिर इन दोनों को कर लेंगे लास्ट स्टेप में, 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करके, और कैरी जो पहले वाले स्टेप से आया था वो ऐड करके 3 हमारा हो गया। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट करते हैं हम। चलते हैं इन दोनों से, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये, फिर इन दोनों को, फिर 2 डिजिट्स लेंगे। ठीक है, फिर जो आएगा उसको पूरा सम अप करके कैरी को ऐड करके लिख लेंगे, फिर तीनों को लेंगे, फिर लास्ट वाले 2 को लेंगे, फिर सिंगल 1 को लेंगे। तो इस टाइप से करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज का है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता है तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, किसी एक चीज़ की बात हो रही हो और बढ़ाया घटाया जाता है, तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है यहाँ पे परसेंटेज है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100,
परसेंटेज का साइन, ठीक है। अब ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, निगेटिव साइन बता रहा है कि इसकी कमी हो रही है। क्या इफेक्ट, देखिए कमी और वृद्धि भी इन्होंने लिख रखी है। तो देखिए जब भी ऐसी चीज़ आएगी ना, जो ओवरऑल इफेक्ट बढ़ेगा वो हमेशा निगेटिव लॉस में जाएगा, हमेशा लॉस में जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, ये हम बताएंगे इस फॉर्मूले से, ये इसके बेसिक से। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है नेट इफेक्ट का, उसमें x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखिए एक बढ़ रही है और एक कम हो रही है। जो बढ़ने वाली है उसको प्लस में रखते हैं और जो कम होने वाली है उसे माइनस में साइन लगा के रखते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों स्टेप में के साथ जब भी हम ऐसे करते हैं तो ये तो कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, बचेगा क्या, एक्स वाई बचेगा। और यहाँ पर x क्या है, पॉजिटिव है और y निगेटिव है। हम कोई भी एक्स वाई ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ निगेटिव है, तो जब प्रोडक्ट में एक डिजिट जो होती है निगेटिव की होती है तो फाइनली क्या आता है, निगेटिव आता है। तो यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ आया और सेम परसेंटेज है 20² हो गया अपॉन 100। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर हमेशा निगेटिव में आता है। अब ये हमेशा निगेटिव में रहेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, निगेटिव साइन बाहर है, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं आना चाहिए, वरना क्या आप लोग पॉजिटिव कर देंगे इसे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 20 का स्क्वायर बच जाएगा, 20 और 100 कितना बच जाएगा, 4% आ जाएगा। तो 4% की कमी हो रही है, ठीक है। वैसे इसको ये चीज़ हम समझाने के लिए इतना हमने बताया है। यहाँ पर इसको देखते ही 20% कम किया जा रहा है, 20% बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर अपॉन 100। सीधा ओरली आंसर इसका 4% की कमी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए की आय 80% 324 रुपीज़ है। ए की आय का 80% 324 रुपीज़ है। हमने क्या किया, ए की इनकम मल्टीप्लाई 80%। ए की इनकम को कह रहा है ना 80% है, 80 अपॉन 100 कितना है, 324 रुपीज़ है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, ए की इनकम निकाल ली, ठीक है, ये हमारी आ गई। अब ये कह रहा है कि एक ही समय में यदि बी 486 रुपीज़ कमाता है तो बी की आय ए की आय से कितना ज़्यादा है, कितने परसेंट ज़्यादा है। तो अब हमें क्या करना होगा, बी की हमें तो यहाँ पे पता है 486 है, ए की आय हमने इस वाले सेंटेंस से निकाल ली। अब हम देखेंगे कितना डिफरेंस है, तभी हम बता सकेंगे कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है। अब हमने देखा कि 81 डिफरेंस आ रहा है 405 में और 486 में। 81 डिफरेंस डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे गलती करते हैं लोग कि कौन सी 486 रख देते हैं। नहीं, हमेशा ध्यान रखिए जिससे ज़्यादा बतानी है, जिससे, ये वर्ड याद रखिएगा, जिससे ज़्यादा बतानी है उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ए से कितना ज़्यादा है, ए से कितना ज़्यादा है, तो वो आ जाएगा हमारा 405 नीचे। क्यों, क्योंकि ए की इनकम कितनी है 405 और परसेंटेज क्यों निकालनी है, तो इंटू 100। तो इसको जब हम क्रॉस करेंगे 9 से जाएगा ये, तो ये हमें मिल जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग का कितना परसेंट कम कर दें उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, पूछे जाते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, जो भी इस टाइप के होते हैं जैसे प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इस टाइप के दो जो फॉर्मूले जो होते हैं, कोई भी दो हो सकते हैं, इनकम वाले भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, वर्क एफिशिएंसी वाले भी हो सकते हैं। तो जब भी ये प्रोडक्ट बीच में आता है और ये इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये वाला फॉर्मूला हमारा चल जाता है। कैसे, अब देखिए ये कह रहे हैं कि 20% उसका प्राइस बढ़ता है, यानी कि ये प्राइस जो है ये बढ़ रहा है। अब ये कह रहे हैं उपभोग यानी कि कंजम्पशन कितना परसेंट कम कर दें। ऑब्वियसली जब भी प्रोडक्ट होगा तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, तभी यहाँ पर क्या होगा, नो चेंज होगा। जब ऐसी कंडीशन आती तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो परसेंटेज हमें दी होती है इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/5 होता है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो a है और जो नीचे वाला है b, इसको b लेट कर लेते हैं, ये डिनोमिनेटर जो है वो b हो गया। तो हम जब भी इंक्रीज़ की बात करते हैं पहले कि बढ़ता है तो हम a/a+ भी लगाते हैं, और जब भी डिक्रीज़ की बात होती है तो a/a- भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, जब भी बढ़ने की बात होगी तो a+b डिनोमिनेटर में होगा और जब भी घटने की बात होगी तो a- b डिनोमिनेटर में होगा।
अब यहाँ पर a कितना है 1 है और a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 1 6 1/6 इंटू 100 क्योंकि हमें परसेंटेज में बताना है, तो कट करेंगे तो आएगा 16.67। ठीक है, 16.67% होगा। इतने परसेंट कंजम्पशन को हमें कम करना होगा, तब जाकर एक्सपेंडिचर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, सेक क्यूब एक्स माइनस टैन क्यूब एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टैन एक्स माइनस 2 टैन स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टैन एक्स। अब देखिए ये बड़ा सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हमें देखने से समझ में आ रहा है। इसको ओरली देखिए कैसे करेंगे, अभी सॉल्यूशन मत देखिएगा। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जब खोलेंगे तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी जब खुलकर आएगा तो वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बचेगा। अब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा a क्या है सेक एक्स है और b क्या है टैन एक्स है। अब आगे ये भी दिया है पार्ट माइनस 2 टैन स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टैन एक्स। अब देखिए ये क्या है माइनस सेक एक्स टैन एक्स है और यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस सेक एक्स टैन एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टैन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस होता है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पर ये सेक कोई भी ले लेते हैं, ये सेक है और ये टैन है, ये प्लस का टैन स्क्वायर एक्स है, ये माइनस 2 टैन स्क्वायर एक्स है, यानी कि क्या बचा प्लस माइनस माइनस का टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस का टैन स्क्वायर एक्स बचा, यहाँ पर क्या आया था ये सेक स्क्वायर एक्स आया था, तो ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक बार सॉल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए, 1 आ जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे और ये प्रोसीजर बहुत स्पीड से करना होता है। अब देखिए सेक इसको सबसे पहले हमने ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले से एक्सपैंड कर दिया तो ये लाइन आ गई। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर आयतन लगा दिया, मतलब एज इट इज़ आगे ऐसा ही है। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा ये। अब यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर सेक एक्स टैन एक्स प्लस का मिल रहा है, ये माइनस का है, इन दोनों को ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे जब यहाँ पर लिखेंगे आगे। ये माइनस 2 टैन स्क्वायर एक्स है, ये प्लस टैन स्क्वायर एक्स है, ये दोनों कितने बचेगा हमें माइनस का टैन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। अब क्या मिला सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स यानी कि 1। नेक्स्ट है tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री एंड tan 86 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का बनता है तो हमें सबसे पहले ध्यान देना होता है कि क्या बन रहा है, 90 बन रहा है या फिर 180 बन रहा है, बना सकते हैं 270 बना सकते हैं या फिर 360 बना सकते हैं। किसको लेकर हम चलें, जो हमारा क्वेश्चन जो होगा वो इसी हो जाएगा। अब देखिए ऐसे सिचुएशन आती है, तो अब यहाँ पर 43, 4, 47 ये आपको कैसे दिख रहे हैं, अगर इनको आपस में कंबाइन करेंगे तो कुछ 90 के आसपास पहुँचेंगे। अब देख लिए 47, 43 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 90, 86 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 90। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो 90 बना रहे हैं उनको पास पास लिख लिया, tan 4 लिखा फिर 86 लिख दिया, tan 86, क्योंकि सब प्रोडक्ट में तो कहीं भी लिख सकते हैं हम। फिर tan 43 और tan 47 लिख दिया। अब क्या कर रहा, हमने इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 86 डिग्री। ठीक है, tan 90 माइनस 86 डिग्री, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। ये चीज़ समझ में आती, ये तो कर लेते होंगे ना आप लोग। देखिए अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, कोऑर्डिनेट अच्छे से समझा देंगे किसी दिन। अब देखिए अब हम क्या फोकस करेंगे कि यहाँ पर 90 है, 180 है, 270 क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। देखिए जब भी यहाँ पे 90 या 270 बनता है, 90 या 270 बनता है तो tan का cot, cot का tan हो जाता है और sin का cos, cos का sin हो जाता है। इस तरह से चेंज हो जाता है, तो tan का क्या हो जाएगा cot आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि 90 माइनस थीटा बन रहा है, ये थीटा एंगल ही तो दिया हुआ है, तो देखिए ये वाले क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या इस वाले टेबल में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पे सारे चाहे कोई भी tan हो, cot हो, sec हो, cosec हो, कोई भी हो, सब प्लस में आते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, बस 90 की वजह से ये चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा cot 86 डिग्री आ गया। cot थीटा ये बनता है tan 90 माइनस थीटा का बनता है cot थीटा। ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे आइजन लगा दिया था, tan 86 डिग्री हमने लिख दिया खोलकर। अब इसी तरह 43 को हमने लिख लिया 90 माइनस 47, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 43 मिलेगा। तो इस तरह से फिर इसको एज इट इज़ ऐसे रखा। अब देखिए यहाँ पर 90 है, 90 माइनस थीटा ही है, 90 की वजह से tan
किस में कन्वर्ट हो गया, सॉरी यहाँ पे हमने इसको लिख दिया बाद में, तो ये कॉट में कन्वर्ट हो गया और क्या लिखा जाएगा थीटा और ये प्लस ही में रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 47 डिग्री। और यहाँ पे जो tan 47 था इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ये इधर इधर हो गया है, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट का साइन है तो वो चाहे हम इधर लिखें चाहे इधर लिखें। अब देखिए tan थीटा कॉट थीटा क्या 1 होगा, क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना एक दूसरे के, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थीटा सेम आ रहा है, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो ये 1 हो गया और ये दोनों क्या हो गए 1 बन गए, तो फाइनली क्या मिल गया हमें 1 मिल गया। ठीक है, बस सबसे पहले हमें ये फोकस करके इसको 90 माइनस बनाना होता है, बस बाकी अपने आप हो जाता है, कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाता है, वो छोटी सी हमें वैल्यू मिल जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्योंकि काफ़ी पूछे जाते हैं। फोकस क्या करना होता है, इसका मैक्सिमम पूछा गया है या मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, प्लस यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या ध्यान देनी होती है, सेक कोसेक है या फिर साइन कोस है, क्या चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, और स्क्वायर है या नहीं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। बाकी ये जो होता है ये आपको गूगल पे टेबल पूरी मिल जाएगी इसकी, इसको एज इट इज़ रट लीजिएगा। इस हर उसकी फॉर्मूले की एक मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू दी गई होती है, वो आपको गूगल से मिल जाएगी, उसको टेबल को अच्छे से याद कर लेगा, क्योंकि ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्ट वहाँ पर कर पाएँ। वैसे इसको लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करेंगे, फिर वहाँ पर 1 माइनस ऐसे करके फॉर्मूला बनाएंगे, हो सकता है पॉसिबल, लेकिन वो लंबा जाएगा, इसलिए ये वाला सही है, इसको डायरेक्टली आप कर लीजिएगा। अब ये होती किसकी वैल्यू है, ए बी क्या है, ए बी क्या है, इसके कोफिशिएंट होते हैं, ये जो कोफिशिएंट लगे होते हैं ये होते हैं, इनकी वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो जब इसकी मिनिमम वैल्यू की बात की गई है सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर की, तो ये फॉर्मूला होता है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए क्या है 4 है और बी क्या है 9 है, बस हमने यहाँ पर रख दिया रूट ए की जगह रूट 4, रूट बी की जगह रूट 9 एंड इसका पूरा स्क्वायर, यानी कि ये 2 आया और ये 3 आया, 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ याद कर लिएगा, इसके कई सारे फॉर्मूले बनते हैं तो उनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं इसमें ज़रूर ये क्या होता है, एकदम परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर इस टाइप से बनता है, यानी कि अगर 7 का बन रहा है तो 7 × 7 ऐसे करके बनेगा, ये भी 7 के ही टेबल में जाएगा, 7 7 7 ही जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ऐसा ही होगा। बस इसमें खेल क्या होता है, ये माइनस पावर में माइनस कर देते हैं, ये सब खेल करते हैं। अब देखिए 49 दिया गया है तो 49 3/2 49, अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, ये ऊपर की पावर और नीचे की पावर को फोकस करते हैं, तो हम क्या देखिए जब भी हम देखेंगे 1/2 है तो उसका रूट निकाल लेंगे। 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट है, यानी कि 49 का अंडर रूट की पावर क्यूब, इनका ये कहने का मतलब है। तो 49 का अंडर रूट क्या हो गया 7, 7 की पावर क्यूब, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। ठीक है, 7 स्क्वायर हमें गिवन ही है सेकेंड ऑप्शन। अब थर्ड ऑप्शन देखिए ये बन रहा है 49 × 49, यानी कि 49 का स्क्वायर बन रहा है, 7 × 7 7 × 7, ठीक है, -1/4। तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हमने ऐसे ही रख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये माइनस में चला जाएगा, हमें क्या निकालना है सबसे बड़ी। अब ये -1 है यानी कि ये 1/, में चला जाएगा, तो ये तो बड़ी होगी ही नहीं, ये तो इसको हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं आगे। अब इसको देख लिए 1/343 और -1/3 है, तो हम इसका माइनस ख़त्म करने के लिए हम इसको ऊपर ले आएंगे, 343 ले आए और इसका माइनस ख़त्म कर दिया, यानी कि 343 + 1/3। ठीक है, पावर क्या हो गई प्लस में हो गई। अब 343 क्या होता है 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब और 1/3, इसमें भी यही है कि क्या 1/3 है, यानी कि बहुत छोटी सी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए तो सबसे बड़ी पूछी गई है ना, तो ये 7 क्यूब ही हमें दिख रही है, 7 क्यूब 7 स्क्वायर, और इधर लिख लेते हैं 7 क्यूब 7 स्क्वायर और 7 × 7 × 7 की पावर 1/3, तो कौन सी बड़ी होगी, ऑब्वियसली ये वाली बड़ी होगी 7 का क्यूब। तो 7 का क्यूब क्या मतलब क्या है कि ये वाला ऑप्शन हमारा सबसे बड़ा होगा, 49 की पावर 3/2, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या इसमें भी निकालने को पूछा है, तो देखिए √2 के वैल्यू तो 1.414 होती है। ठीक है, अब हम आगे देखें 3√3 दिया, यानी कि 339,
ये अंदर जाएगा 9 इंटू 3, जब जो रूट के बाहर होता है उसको 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 इंटू 3, तब अंदर ले जा पाएंगे। तो 3 इंटू 3 9, यानी कि क्या हो गया, √27 हो गया। और √27 की वैल्यू क्या होती है, 5 से कुछ ज़्यादा आएगी, 5 से ज़्यादा आएगी। उसके बाद देखिए 4√4, तो 4 4 16, और 16 अंदर जाएगा तो कितना मिलेगा, 64। तो अब 64 का रूट क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू में क्या मिल रही है, ये वाली मिल रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6√2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए विकर्ण स्क्वायर की बात की जा रही है और इसके डायगोनल की बात की जा रही है, 6√2 दिया है। तो जब भी ये डायगोनल इसका √2 होगा, यानी कि इसके सारे फेसेस सेम होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर इसकी साइड 1 है तो इस सारी साइड 1 होती है, तो इसका डायगोनल कितना होता है, √2 होता है। इसी तरह अगर इसका डायगोनल 6√2 दिया है तो इसकी साइड क्या होगी, 6 होंगी। ठीक है, तो एरिया निकाल लेंगे, 6 इंटू 6 36। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12% और 10% बढ़ाई जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई 12% और 10% बढ़ाते हैं तो एरिया कितना बढ़ के मिलेगा। एरिया का फॉर्मूला होता है L क्रॉस B होता है। L कितना, 12% का मतलब है कि 12/100, और जब बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 100, 12/100। इसी तरह 10 को कर लेंगे, 1/10 को 11/10 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने बताने के लिए लिखा है कि शायद किसी को ना पता हो कि 10% का मतलब होता है कि 1/10, और जब ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो 11/10, इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, 0 लिखकर कैंसिल कर दिया है। अब देखिए ये चीज़ आ गई। अब हम एज इट इज़ हम क्या कर सकते थे, पहले हम कैसे करते हैं, 12 को सिंप्लीफाई करने के लिए 3/25 लिख सकते थे। समझ में आ गया होगा जिनको फ्रैक्शन करना आराम से आता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू जिनको निकालना आती है तो 3/25, उसके बाद ये 28/25 बन जाता। लेकिन वो जब हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ना आमने सामने, तो वो थोड़ा सा डिजिट बड़ी हो जाएगी, उसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया, 12 को 12 ही रखा, इसी को सीधा 112 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11 से ईजी है, 1232 आ जाता है। नीचे क्या, इसका एक 0 मिलकर 1000 बन गया। अब देखेंगे कि परसेंटेज ग्रोथ निकाला है ना एरिया की, तो हम देखेंगे कितना चेंज आ रहा है, इसके कितना ग्रो कर रही है। तो इसकी कितना ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, तो हमने देखा 232 इंक्रीज कर रही है। तो 232 किससे कर रही है, 1000 से कर रही है, इंटू 100। क्यों, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना है, इंटू 100। तो नीचे 100 वो कैंसिल हो गया और एक 0 ऊपर डेसिमल लग गया। 23.2% इंक्रीज कर रहा है एरिया इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल, जब भी ऐसी कोई लाइन दी होती है हम कैसे सिंपल लिख देते हैं, एरिया, ए क्या एरिया डिनोट कर रहा है, एरिया स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया सर्कल। हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर सर्कल और पेरीमीटर स्क्वायर, उनके परिमापों का अनुपात निकालना है। रेशियो ध्यान रखिएगा, रेशियो निकालना है। अब देखिए स्क्वायर का जो एरिया होता है इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों सेम है तो हमने बीच में इक्वल का साइन रख दिया। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखना है। पेरीमीटर का कितना होता है, सर्कल का 2πr, और स्क्वायर का कितना होता है, 4a होता है। बीच में रेशियो का साइन है। अब हमने देखा यहाँ से हमने 2 को इससे क्रॉस किया तो इधर 2 मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ से r और a में क्या रिलेशन मिल रहा है, r/a इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, r/a इज इक्वल टू, इसको नीचे लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, 1/, अब स्क्वायर हटा दिया है तो √π आ जाएगा। ठीक है, तो r/a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/√π। अब देखिए यहाँ पर इधर r है और a को इधर नीचे लिया है तो r/a बन जाएगा, यानी कि 1/√π यहाँ पर आ गया, और ये पाई जो आ रहा था वो एज इट इज लिख दिया। 2 से इसको कैंसिल किया तो इधर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। ठीक है, अब जब ये पाई और ये √π कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचेगा, √π बचेगा, √π रेशियो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सिंपल होते हैं क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेता है, अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होगी, तेज होगी तो ये आराम से हो जाएगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एक रेक्टेंगल आयताकार घास युक्त भूभाग है,
एक सेकेंड, हाँ, घास युक्त भूभाग की विमाएं क्रमशः 110 मीटर और 65 मीटर है, यानी कि लंबाई कितनी हो गई 110 और चौड़ाई 65 मीटर हो गई, जिसके चारों ओर अंदर अंदर 2.5 मीटर चौड़ा कंक्रीट पथ है। एक कंक्रीट का एक रास्ता बना दिया है उन्होंने, कितना चौड़ा 2.5 मीटर चौड़ा। यदि पथ पर कंक्रीट लगाने का मूल्य 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर है, यानी कि एक स्क्वायर मीटर के पैसे जो हैं, एक स्क्वायर मीटर के पैसे जो हैं 80 पैसे हैं, पैसे दे रहे हैं, ठीक है, इस पे फोकस कीजिएगा यूनिट पे। तो टोटल कॉस्ट पूछिए, पूरी कंक्रीट का ये एरिया, मतलब जो इन्होंने रास्ता बनाया है, इसकी पूरी की कॉस्ट, इस वाले एरिया की हमें पूरे की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, बीच वाले एरिया की। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम बड़े एरिया को छोटे एरिया से माइनस कर देंगे तो हमें ये जो कंक्रीट वाला एरिया है ये हमें एरिया पता चल जाएगा। जब एरिया पता चल जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बस हमें एरिया ध्यान से निकालना। अब देखिए बाहरी वाला एरिया कितना होगा 110 इंटू 65, क्योंकि ये क्या है एल क्रॉस बी, रेक्टेंगल है एक, एल क्रॉस बी किया तो सिंपल इसको हमने फॉरन मल्टीप्लाई किया तो ये आया 7150। अब देखिए अंदर वाला कितना होगा, ये बीच का रास्ता 2.5 चौड़ा है, तो 2.5 इधर 2.5 इधर, यानी कि इसका 2.5 कितना हो गया 5 हो गया। और 5 को हम क्या करेंगे, दोनों में से माइनस कर देंगे, क्योंकि इधर भी मिल रहा है इधर भी मिल रहा है। तो 110 में से 5 माइनस करेंगे 105 मिलेगा, 65 में से 5 माइनस करेंगे 60 मिलेगा। इनको प्रोडक्ट थोड़ा सा रुको, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 6300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब रिक्वायर्ड है इन दोनों एरिया को, बड़ा वाला और अंदर वाला माइनस कर दें तो हमें बीच का मिल जाएगा एरिया। यही किया हमने, इन दोनों को माइनस कर दिया तो हमें कितना मिला 850 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसी की कॉस्ट निकालनी है और इसने कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 80 पैसे। तो 850 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 850 इंटू 80। अब पैसे को क्या किया, रुपए में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, तब ये रुपीज़ में चेंज हुआ। इसको हमने क्या किया 0 0 कैंसिल किया और 8 से इसमें मल्टीप्लाई करा दिया तो ये मिला 680। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ₹150 से ₹300 तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें ₹250 से ₹350 के बीच की कीमत पर बेची जाएं तो अधिकतम संभावित लाभ क्या है जो 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज से थोड़ा सा 2 मिनट आपको टाइम लग जाएगा कि इसमें क्या करना है। अब देखिए इसमें क्या हमें इस पे ध्यान देना है कि इन्होंने पूछा क्या है। इन्होंने कहा है कि अधिकतम संभावित लाभ, देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब हम मैक्सिमम एसपी पे बेचें, यानी कि उसका विक्रय मूल्य जो हो वो सबसे ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो, और मिनिमम क्या हो, उसकी ख़रीदने वाली कॉस्ट यानी कि कॉस्ट प्राइस जिसे हम क्रय मूल्य कहते हैं वो मिनिमम हो। तो जब भी इन्होंने रेंज दे रखी है तो इसमें हम उसको यूज़ करेंगे। अब देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलेगा जब एसपी मैक्सिमम होगा और सीपी मिनिमम होगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कहाँ पर है, कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें इतने से इतने बीच की कीमत पर बेची जाएं, ये वाला एसपी की रेंज है। तो हमें एसपी मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम कितना है 350, हमने 350 लिख दिया। कॉस्ट प्राइस ये क्या है, खरीदने वाली बात की गई, यानी कि ये रेंज जो दी गई है ये कॉस्ट प्राइस की दी गई है। अब हमें ये मिनिमम चाहिए, यानी कि इसमें मिनिमम क्या है 150 है, तो हमने 150 लिख दिया। बस प्रॉफिट क्या होगा एसपी माइनस सीपी, यानी कि इन दोनों को हम माइनस कर दें, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। अब इन्होंने क्या किया है 15 पुस्तकें बेचने से मिलेगा, तो 15 बुक्स, ये तो एक बुक का निकाल लिया, तो 15 बुक्स का 15 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3000 रुपीज़ टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति ने अपनी कलम 24 रुपए में बेची, उसका लाभ प्रतिशत संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर था। कलम का क्रय मूल्य रुपीस में क्या था। देखिए इन्होंने बहुत अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन लाए हैं प्रॉफिट लॉस के, लेकिन ट्रिकी टाइप हैं, तो ऐसे भी आ सकते हैं। अब देखिए इसे कैसे करेंगे, x प्लस एक्स इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 24। ये स्टेटमेंट हमने ये जो लाइन लिखी है डायरेक्ट लिख दी है। ये मिलेगा कैसे, एस पी माइनस सी पी। अब देखिए एस पी माइनस सी पी इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब ये क्या कह रहे हैं, उसका लाभ प्रतिशत संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर था। उसके क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं x, ठीक है। और प्रॉफिट, अब देखिए प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत बोला इन्होंने, प्रॉफिट परसेंट क्या फॉर्मूला होता है, एस पी
माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब इस लाइन को हम करेंगे इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करके तो हमें ये चीज़ मिलेगी। यहाँ पर ये क्या है, सी पी है, और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ये मिल जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 यहाँ पे मिलेगा, और ये किसके बराबर है, एस पी के, यानी कि 24 रुपीज़। तो जब हम इन दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे तो ये लाइन हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, इसे करके देखिएगा। उसके बाद क्या होगा, इसको हमने इधर करा 100x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया 2400, और फिर हमने क्या किया, इसके फैक्टर ले लिए। तो एक फैक्टर बनेगा 120, एक 20 बनेगा। अब जो 20 वाला है वो हमें माइनस से मिलेगा, तो वही हमारा जो है बाद में, क्योंकि x माइनस 20 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। तो हम इसलिए ये वाला फैक्टर हम यूज़ करेंगे। पूरा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बस हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं 120 और 20, और हमें साइन के अकॉर्डिंग देख लेना है कौन पहले लिखना है कौन बाद में लिखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सी पी मिल जाएगी 20। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। इसको ज़रूर करके देखिएगा, एस पी माइनस सी पी इक्वल टू प्रॉफिट इससे और प्रॉफिट परसेंटेज, इसको जब हम करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो हमें ये वाली लाइन पूरी आराम से मिल जाएगी। ये एस पी है और इधर क्या है, ये पूरा एस पी है, दोनों तरफ एस पी है। ये एस पी इक्वल टू ये चीज़ आ जाएगी इन दोनों को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, और सी पी को एक्स लिया है हमने यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य 1360 रुपीज़ है 15% की छूट देता है और 15.6% का लाभ कमाता है। ट्रॉली बैग का सीपी निकालिए। अब देखिए, जब भी हमें अंकित मूल्य दिया होता है और डिस्काउंट दिया होता है, इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम एमआरपी की या मार्केट प्राइस की बात करते हैं एमपी की, उस पर जब भी हम डिस्काउंट देते हैं तो जो हमें अमाउंट मिलता है वो होता है एसपी, सेलिंग प्राइस होता है, यानी कि विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो हमने 15% की छूट की बात कर रहे हैं, यानी कि 15/100 करेंगे, छूट की बात है इसलिए माइनस करेंगे जब 100 से तो मिलेगा 85/100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने की अभी ज़रूरत नहीं है, आगे इसको देखते हैं। देखिए 15.6% का प्रॉफिट कमाता है, तो प्रॉफिट कमा रहा है 15.6 का, यानी कि इसको देखिए 15.6% का प्रॉफिट, तो इसको जब हम ऐड करेंगे 100 को इसमें तो कितना मिलेगा हमें, प्रॉफिट है 0.6/100 ये मिलेगा, यही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए सीपी निकालना है, तो सीपी इज इक्वल टू क्या होगा, सीपी इज इक्वल टू होगा एसपी अपॉन प्रॉफिट। ठीक है, एस पी अपॉन प्रॉफिट। तो एस पी हमारा क्या था 1360 इंटू 85/100। अब देखिए ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो को कट करके हमने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 115.6/100। तो जब हम इसको पॉइंट हटा के ज़ीरो बनाएंगे, इधर इसको ज़ीरो कैंसिल आउट कर देंगे, और फिर ये किससे जाएगा, ये 17 से जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे ये 289 17 के टेबल में ये घूमेगा, इधर ऊपर 34 आ जाएगा, और अल्टीमेटली सी पी हमारा 1000 रुपीज़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, रुक जाओ। फिर नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% का लॉस होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखिए 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, 90 कलम बेच रहे हैं 80 रुपये में, 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, और ये कह रहे हैं 20% के प्रॉफिट के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यानी कि एसपी पूछा है। ठीक है, क्वांटिटी सेम है, 90 कलम की ही पहले भी बात है, 90 कलम की बाद में बात है, बस ये है कि 80 रुपये में जब करें तो 20% का लॉस हो रहा है, अब कितने में बेचें कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा लिख लेंगे, इस 80 रुपये में बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा एसपी कितना हो गया 80 हो गया, लॉस कितना मिल रहा है 20% लॉस मिल रहा है। फिर हमें फाइनली क्या निकालना है, एसपी निकालना है कि कितना एसपी निकालना चाहिए कि 20% का प्रॉफिट हो जाए, क्वांटिटी सेम है। इतनी चीज़ें हमने लिख ली इस क्वेश्चन को पढ़कर। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें सीपी पता चल जाए तो प्रॉफिट परसेंट तो हमें गिवन ही है, एसपी निकाल आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट वाली जो कंडीशन दी है उससे हम क्या निकालेंगे, एसपी पता है, लॉस पता है, हम सीपी निकालेंगे। सीपी इज इक्वल टू एसपी अपॉन लॉस, एसपी कितना है 80, और लॉस की बात हो रही है 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है, लॉस की बात हो रही है तो कितनी हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 100 रुपीज़ मिल जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपीज़ हो गई। अब प्रॉफिट परसेंट पता है, एसपी निकल आएगा, एसपी इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखिए जब भी एसपी सीपी और एल दिया होता है तो हमेशा एसपी से डिवाइड करके ही प्रॉफिट लॉस को सीपी निकाल, अगर हमें सीपी निकालना है, एक चीज़ याद रखिए, दूसरा उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है,
CP हमें निकालना है तो SP चाहे प्रॉफिट दिया हो चाहे लॉस दिया हो, ये इक्वल कब होगा, जब प्रॉफिट या फिर लॉस से हम डिवाइड कर देंगे किसको, SP को, तब हमें मिलेगा कॉस्ट प्राइस। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम गड़बड़ी ना कीजिएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या SP निकालना है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है, CP हमें मिल गया है, 100 कितना प्रॉफिट है, 20%, 20% का प्रॉफिट है यानी कि 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू हुई, प्रॉफिट हो रहा है तो 1 + 5 कितना 6/5 हो गया। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है एक व्यापारी 55, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। 500 kg कपास 9,000 रुपीज़ में ख़रीदता है। हिंदी इंग्लिश के चक्कर में कुछ भी निकलता है मुँह से। 9,000 रुपीज़ में ख़रीदता है, ठीक है। बारिश की वजह से इस कपास का 10% पार्ट ख़राब हो जाता है, 10% पार्ट ख़राब हो जाता है, भाग उसका, रुपीज़ में मत कीजिएगा, ठीक है, इस यूनिट का ध्यान रखिएगा। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर रुपीज़ पर kg पर बेचना होगा। अब देखिए हमने सिंपल एक एक लाइन को शॉर्ट में लिखना शुरू किया। 500 kg कितने रुपए में खरीद रहा है, 9,000 रुपीज़ में खरीद रहा है, यानी कि CP हो गया। अब क्या कह रहा है, बारिश की वजह से इसके बाद का 10% पार्ट खराब हो जाता है, यानी कि इसकी क्वांटिटी में तो 10% की कमी आएगी। क्वांटिटी में 10% की कमी की, यानी कि कमी करने पे क्या 9/10 करेंगे, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू, कमी कर रहे हैं 9/10 से मल्टीप्लाई करा, कितना मिला 450 kg, यानी कि फाइनली जो क्वांटिटी पे हमें काम करना है वो 450 kg पे काम करना है, ठीक है। अब हमने इधर देखा 10% प्रॉफिट अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस रुपए दर पे भेजना होगा। तो अब जो प्रॉफिट होगा वो इसी कॉस्ट प्राइस पे तो हमें शो करना होगा ना। तो इस कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट यानी कि प्लस 10%, प्लस का मतलब क्या हो गया 11/10 से मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट प्राइस को, ये कितना आ गया 9,900 रुपीज़ आ गया। अब ये CP आ गया और ये हमारा अमाउंट आ गया। तो SP कैसे निकालेंगे, CP अपॉन जितनी भी क्वांटिटी हो, क्यों, क्योंकि ये यूनिट दे रखी है इन्होंने, ठीक है, रुपीज़ पर kg। तो ये हमारा रुपीज़ बन रहा है, ये हमारा kg बन रहा है, दोनों को डिवाइड कर दिया, हमें मिल गया 22 रुपीज़ पर kg। कितना, ऑप्शन नंबर इज C इज राइट। लास्ट क्वेश्चन, दो पैसों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, दो डाइस हमारे हैं, दो डाइस हैं जिन्हें हम पासा कहते हैं। तो अब इन्हें हर पासे में कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, चाहे ये हो चाहे ये, 6 फेजेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब देखिए टोटल जो सैंपल होते हैं यानी कि जिसको हम NS कहते हैं, टोटल सैंपल जो होते हैं वो कितने, इसके 6 होंगे, इसके 6 होंगे, क्योंकि 2 हैं और इसलिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को हमें लेना है, सैंपल को हमेशा इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग सैंपल को। तो इस यहाँ पर 2 सैंपल हैं, दोनों के जो मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारी हो जाएगी 6 × 6 कितनी 36। ये हमारे टोटल बन गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनमें से इवेंट्स निकालने हैं। इवेंट क्या हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होते हैं, दोनों सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 होने की प्रायिकता। अब हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो 6 कब कब आ सकता है, दोनों को अगर हम ऐड करके देखें तो अगर एक वाले डाइस पे 1 आए, दूसरे वाले डाइस पे 5 आए, तो इन दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा, यानी कि 1 5 का कॉम्बिनेशन मिला। या फिर हम कहें इस पे 5 आए, दूसरे वाले पे 1 आए, तो यानी कि 5 1 का भी कॉम्बिनेशन मिला। इसी तरह 2 4 का मिला, और या फिर हम कहें 4 2 का मिला, तो ये 4 कॉम्बिनेशन मिल गए। अब +6 और कैसे कैसे बन सकता है, अगर इस पे भी 3 आ जाए और इस पे भी 3 आ जाए तो हमें 3 + 3 6 मिल जाएगा। यानी कि ये लाइन जो है ये सेटिस्फाई हो रही है कितने कॉम्बिनेशन के साथ, 5 कॉम्बिनेशन के साथ। तो हमारे इवेंट्स कितने बन रहे हैं, 5 इवेंट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, और टोटल कितने हैं 36 हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, टोटल सैंपल, यानी कि 5/36 इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आई होप ये अच्छा लगा होगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी चीज़ समझ में ना आए उसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।